हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनीफाइड। आज का हमारा लेक्चर 10 जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन की यूनिट 3 का टॉपिक इम्पॉर्टेंट फायरवुड टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स NWFPs। इसमें हम बात करेंगे उन फायरवुड स्पीशीज की जिनको हम कुकिंग में यूज करते हैं, उन प्लांट्स की जिनसे हमें टिम्बर मिलता है जिससे हम कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर का काम करते हैं, उन नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जो कि हमें एज अ टिम्बर तो नहीं लेकिन एज एन ornamental या एवेन्यू ट्रीज की तरह हम यूज करते हैं। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, डिफरेंस बिटवीन द ex situ एंड इन situ कंजर्वेशन। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फायरवुड स्पीशीज की, यानी कि वो स्पीशीज जो कि जिनका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जो रैपिडली ग्रो करती हैं, जिनकी अच्छी खासी कॉपीसिंग एबिलिटी होती है, उनमें लो मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको एक एक करके। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कोई भी फ्यूल कितना अच्छा है ये डिसाइड करती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि अगर किसी भी प्लांट, किसी भी फ्यूल को, कोई भी वुड है, ठीक है, ऐसा जिसे हम एज अ फ्यूल सोर्स यूज कर रहे हैं, अगर 1 kg ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल अगर हम बर्न करते हैं और वो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज आउट करता है उसकी उतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर फायरवुड स्पीशीज हम जनरली वो ट्रीज या वो वुड्स लेते हैं जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो रैपिडली ग्रो करते हैं, जिनकी कॉपिसिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। कॉपिसिंग एबिलिटी का मतलब है कि अगर हमने उस पेड़ को जड़ के, उनकी रूट्स के नज़दीक से अगर हमने उसको कट कर लिया तो उसकी रूट्स के बदौलत वो प्लांट दोबारा और जल्दी से ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है उसकी कॉपिसिंग एबिलिटी, क्योंकि जितना जल्दी वो ग्रो होगा उतना ही जल्दी हम उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, फिर है लो मॉइस्चर कंटेंट। उसमें ना के बराबर या बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फायरवुड स्पीशीज में सबसे पहला है एकेशिया निलोटिका, जो कि बबूल का पेड़ है। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बर्न होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है हमारे लिए फ्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्टोना ग्रैंडिस की, जो कि टीक का पेड़ है। हालांकि ये टिम्बर के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये। लेकिन कभी अगर ईंधन की या फ्यूल की कमी हो जाती है तब फ्यूल की स्कैसिटी में हम इसकी लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। हालांकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो हम इसे जनरली एज अ टिम्बर ही यूज़ करते हैं, बट फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जब फ्यूल की स्कैसिटी हो जाती है, तो इन केस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूकैलिप्टस ग्लोब्यूलस की। ये फास्ट ग्रोइंग ट्री होता है जिसे हम हिंदी में सफेदा या नीलगिरी भी बोलते हैं। इसकी लकड़ी को भी हम एज अ फायरवुड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फायरवुड स्पीशीज की बात करेंगे तो वो है प्रोसोपस जूलीफ्लोरा, जो कि एक्सीलेंट होती है फॉर एरिड रीजन्स। ये इन्वेसिव है लेकिन यूजफुल फ्यूल सोर्स है। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब है जो स्पीशीज वहाँ की नेटिव नहीं है लेकिन वो वहाँ पर ग्रो होने लगी और वो क्या करती है, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज है उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए compete करती हैं और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है वहां पर। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज है, बट ऑल्दो ये एक्सीलेंट फ्यूल सोर्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जितने भी फायरवुड स्पीशीज होती हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कि पहला, इनमें हाई लिग्निन कंटेंट होता है। दूसरा, इनमें लो ऐश प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये बर्न होते हैं तो ये ऐश या राख नहीं प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा। थर्ड इज, इनकी वुड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, जिस वजह से ये अच्छी फायरवुड स्पीशीज की कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स की। टिम्बर प्लांट्स कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनाने में, शिप बिल्डिंग में और इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स में सबसे पहला है टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक। ठीक है, जो कि ड्यूरेबल होती है, जिसकी वुड और टर्माइट रेजिस्टेंट होती है, यानी कि बहुत जल्दी दीमक नहीं लगती है। ठीक है, टीक की लकड़ी में। सेकंड है शौर्य रोबुस्टा, जिसे हम लोग कहते हैं साल। ठीक है, साल का जो पेड़ होता है उसकी हैवी हार्डवुड होती है, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं क्योंकि
हार्ड वुड है तो इसमें काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दलबर्जिया सिसु की, जो शीशम का पेड़ है जिसे फर्नीचर वगैरह के लिए यूज करा जाता है। और चौथा है सिड्रस डिओडरा, जिसे देवदार कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, हिमालय माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है और इसे भी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो ये हमने टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। हमने टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। पहला है हार्डवुड्स, जो कि एंजियोस्पर्म से जनरली हमें मिलती हैं। दूसरे सॉफ्टवुड्स, जो कि हमें जनरली जिम्नोस्पर्म से मिलती हैं। हार्डवुड्स और सॉफ्टवुड्स में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हार्डवुड्स ज़्यादा डेंस होती हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिन्हें हम कंस्ट्रक्शन फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट जो सॉफ्टवुड्स होती हैं वो जनरली इंटीरियर वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जहाँ पर कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की नीड नहीं होती है, वहाँ हम लोग सॉफ्टवुड्स का यूज़ करते हैं। हार्डवुड्स जहाँ पर ग्रो होने में टाइम लेती हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, वहीं सॉफ्टवुड्स बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती हैं। हार्डवुड्स डेंस होती है तो ये हैवी भी होती है, लेकिन सॉफ्टवुड्स लाइट भी होती है। ठीक है, हार्डवुड्स के एग्जाम्पल है टीक और साल, और सॉफ्टवुड्स के एग्जाम्पल है पाइन और सिडार ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स NWFPs। इसमें हम जनरली उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनके वुड हम लोग कॉमनली जिनको वुड के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है बैम्बूस। ठीक है, बैम्बूसा बैम्बूस, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में पेपर पल्प बनाने में हैंडीक्राफ्ट्स में यूज करते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है और इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि बैम्बू का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, बैम्बू की जो स्टेम्स होती हैं। सेकेंड इज रतन्स केन। ये 600 रतन्स या केन जो हमने बोला है, ये हमने एक ग्रुप को बोला है जिसमें 600 स्पीशीज है ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि इन पर आसानी से हम खुद भी क्लाइंब कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। ठीक है, ये क्लाइंबिंग पाम्स होते हैं जिन्हें हम फर्नीचर वगैरह बास्केट्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसकी एक स्पीशीज है कैलिमस रोटांग, हमने यहाँ पर जिसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पल्प को हम लोग पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे बैम्ब्यूसा तुल्डा। बैम्बू की एक स्पीशीज है जिसके पल्प को हम पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं। यूकैलिप्टस ग्लोब्यूलस, ये भी एक प्लांट है ही जिसके पल्प से हम पेपर बनाते हैं। फिर है ग्रासेस में सबाई ग्रास, यूलैलियोप्सिस बिनाटा। फोर्थ इज गम्स प्लांट एक्सक्यूडेट्स कंपोस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पर है अकेशिया सेनेगल, यानी इस प्लांट से हम लोग गम ऑब्टेन करते हैं, गम अरेबिक। ठीक है, फिर है एजाडिरेक्टा इंडिका नीम गम। इसे हम यूज करते हैं एज अ फूड स्टेबलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग इनके गम का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टैनन्स यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। तो इसमें पहला है टर्मिनेलिया चिब्यूला। ठीक है, इसे हरी टाकी या हरड़ भी हम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज अकेशिया कटेचू। ठीक है, जिसे हमने बोला है खदीरा। इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि टैनिन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो हम लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डाइस। कुछ नेचुरली कलरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ठीक है, जो कि है हमारे पास में नील। ब्लू डाई हमें यहाँ से मिलती है। कुरकुमा लौंगा, जो कि है हमारे पास में टर्मरिक हल्दी, जिसे हम एज अ येलो डाई यूज करते हैं। ठीक है, रेजन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि हम इंडस्ट्रियली यूज करते हैं, जैसे पाइनस रॉक्सबर्गी। रेजिन टर्पेंटाइन के लिए हम इसका यूज करते हैं। बोसवेलिया सिराटा। फ्रैंकिनसेंस एक तरीके का रेजिन होता है जो कि हम इससे ऑब्टेन करते हैं। फिर है फॉरेस्ट फ्रूट्स, जैसे एम्बिलिका ऑफिशिनालिस, ये है आंवला, जो कि विटामिन सी में रिच होता है, हम इसे कंज्यूम करते हैं। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो। सिजिगियम क्यूमिनी, ये है जामुन।
जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के अंदर एक पीरियड था जिसमें एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का आना, इरिगेशन की फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जैसी चीज़ें भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करी जाने लगी। ठीक है, इस रिवोल्यूशन में हमने देखा कि इनोवेशंस हुए फॉर फ्यूचर फूड सिक्योरिटी प्रिसीशन, एग्रीकल्चर एआई सेंसर्स, यानी यहाँ पर एआई सेंसर्स का यूज करके बहुत ज़्यादा डेवलप करा गया क्रॉप्स को। एआई सेंसर्स का यूज करके क्रॉप या सॉइल का पीएच, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट की उसमें कमी है, ये सारी चीज़ों को देख कर करके उसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती थी ताकि उसे एक फर्टाइल सॉइल बनाई जाए और अच्छी खासी उस पे क्रॉप ग्रो करवाई जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, क्रिस्पर दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का यूज करके जीन एडिटिंग भी करी जाने लगी कि क्रॉप में जो जीन्स हमें चाहिए या थोड़ा बहुत एडिट करके हम क्रॉप को और ज्यादा अच्छा बनाएं। ठीक है, ताकि वो हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके अच्छे से। फिर है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट, फेमाइन वाली, फ्लड वाली कंडीशंस को भी वो टॉलरेट करे, बहुत ज़्यादा हीट भी अगर है, ठीक है, वो कंडीशंस को भी वो टॉलरेट करे और ग्रो हो। ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करी जाने लगी। वर्टिकल फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन है वो बहुत ही कम यूटिलाइज होती है और आप वर्टिकली लेयर्स में से फ्लोर्स बना करके आप क्या करते हो, फार्मिंग करते हो, तो कम स्पेस में काफी अच्छी हमें क्रॉप्स जो है हम ग्रो कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग का यूज करके। हाइड्रोपोनिक्स यानी सॉइल ना यूज करके हम पानी के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करें, ये सारी चीजें ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे लिए लेकर आया था। अब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो की फिगर है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। अब हम देख लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या क्या थे। कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। व्हीट राइस का काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। रिड्यूस्ड फेमाइन रिस्क, इम्प्रूव्ड फार्मर इनकम, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज आने लगी थी तो अब पहले के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले लोग सिर्फ बारिश का वेट करते थे इरिगेशन के लिए, लेकिन अब क्या होने लगा, क्योंकि बारिश ना भी आए तो भी इरिगेशन हो सकता था क्रॉप्स में, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो फेमाइन से कोई खतरा नहीं होता था, बहुत ही कम होता था, और फार्मर की इनकम भी स्टेबल हुआ करती थी, उन्हें क्रॉप से उतना नुकसान नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि अब वो रेन वाटर पर डिपेंडेंट नहीं थे इरिगेशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा एडवांसमेंट आ रहा है तो आपको टूल्स चाहिए होंगे बनाने के लिए, आपको मशीन्स बनानी पड़ेगी, सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस की। तो सॉइल डिग्रेडेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप क्रॉप बार बार ग्रो कर रहे हो, उसे टाइम नहीं दे रहे हो रिप्लेनिश होने का, रिन्यू होने का, तो उसकी फर्टिलिटी लूज होती जा रही है। ठीक है, वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप वाटर, रेन वाटर का आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप पॉन्ड्स, रिवर्स, कहीं से आप वाटर ले रहे हो इरिगेशन के लिए, जिस वजह से पंजाब हरियाणा में हमें वाटर डिप्लीशन का क्राइसिस देखने को मिला था। केमिकल पोल्यूशन, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो तो सॉइल में भी पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सॉइल से लीच आउट होके जब वो वाटर बॉडीज में जा रही हैं तो वहां पर भी पोल्यूशन हो रहा है। तो केमिकल पोल्यूशन की कंडीशंस इंक्रीज हो रही हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करने से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोनोकल्चर, क्योंकि आप एक ही तरीके के क्रॉप पे फोकस कर रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस होता जा रहा है, मोनोकल्चर डेवलप हो रहा है, सिर्फ एक ही क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हमें यहाँ पर
एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस में देखने को मिलती हैं ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे एवेन्यू ट्रीज की। इनका पर्पस होता है शेड देना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन देना। ठीक है, कॉमन एवेन्यू ट्रीज है एजाडी रेक्टा इंडिका, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं नीम। ठीक है, नीम का क्या काम होता है? एयर प्योरीफाई करने का, पोल्यूशन कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे पोल्यूशन कंट्रोल करता है? ये डस्ट ट्रैपिंग करता है। इसकी लीव्स क्या करती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करके पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है डेलोनिक्स रेजिया, जो कि एक ओर्नामेंटल प्लांट है, इसे गुलमोहर भी कहते हैं। ये भी ग्रो किया जाता है फॉर इट्स एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, ये भी शेड देता है, पोल्यूशन को कंट्रोल रखता है। ठीक है, एवेन्यू ट्रीज में नेक्स्ट है हमारे पास में पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, जो कि है अशोका का पेड़, जो कि नॉइस रिडक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि अशोका के जो लीव्स होती हैं, ये आसपास की आने वाली नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इन्हें जनरली ग्रीन बैरियर की तरह रोड्स वगैरह पर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि क्या करे, जो भी नॉइस आ रही है उस सबको एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन को कम करे। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइकस बेंगालेंसिस, जो कि शेड देता है, बरगद का पेड़ है। ठीक है, हमारा नेशनल ट्री है, जो कि क्या करता है? शेड देता है। ये बहुत ही ज्यादा घना होता है, जिस वजह से इसमें ये प्रॉप रूट्स भी आती हैं, जो कि इसे सपोर्ट देती है, एडिशनल सपोर्ट की इसे जरूरत होती है। ठीक है, ये भी एवेन्यू ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन, एक्सटिंक्शन एंड आईयूसीएन स्टेटस। आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अथॉरिटी क्या करती है? किस तरीके से प्लांट्स को कंजर्व करना है। ठीक है, ताकि उनकी स्पीशीज बची रहे, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड रहे, इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स आईयूसीएन डालता है, ये हम लोग देखते हैं। पहले प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, तो दो तरीके से कंजर्वेशन किया जा सकता है। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर करके। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, जूज बना करके। अब हम लोग इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले अगर हम दोनों की मीनिंग की बात करेंगे, तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी स्पीशीज, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, हम उसको उसकी नेचुरल हैबिटाट में ही अगर कंजर्व कर रहे हैं तो हम इसे इन सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है जब हम उनके नेचुरल हैबिटाट से कहीं और ले जाकर उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर हम एनवायरमेंट के बेसिस पे इनमें डिफरेंशिएट करें, तो इन सीटू में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स अपने उसी इकोसिस्टम में रहते हैं जहां पर वो इवॉल्व हुआ। लेकिन एक्स सीटू में ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उन्हें आर्टिफिशियल या कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स में रखा जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे, तो इन सीटू कंजर्वेशन में नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन मेंटेन रहता है, इवोल्यूशन मेंटेन रहता है, क्योंकि उनमें नेचुरली चेंजेस आते हैं। जो नेचर उनमें चेंजेस लाना चाहता है, वही चेंजेस उनमें आते हैं। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है और उनमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाई जाती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, तो इन सीटू कंजर्वेशन में आप देखोगे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट है फॉर एशियाटिक लायंस, काजीरंगा है फॉर वन हॉर्न राइनोसेरस, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे रणथंभौर भी है, जब आप सफारी वगैरह करने जाते हो तो वहां आप उनके एरिया में जा रहे हो। ठीक है, और एक एरिया उनके लिए रिजर्व प्रोटेक्टेड होता है कि जिसमें ही आप अलाउ हो घूमना। अगर आपको वहां पर बाई चांस वो दिख जाते हैं, तो ये आपकी किस्मत है कि आपने देख लिया उन्हें, अदरवाइज उनके पर्टिकुलर उस रिजर्व्ड एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में जाना आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं की हैबिटेट में हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये इन सीटू है। एक्स सीटू के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जूज है, बॉटनिकल गार्डन्स है, सीड बैंक्स हैं, जैसे नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स, दिल्ली जू
तो ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल है, एक्स सीतु बाहर, ठीक है। यानी अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म जू में लाकर रख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसे उसकी नेचुरल हैबिटेट से दूर लाकर रख रहे हैं और यहाँ हम वैसा एनवायरनमेंट उसे दे रहे हैं। तो ये एक्स सीतु कंजर्वेशन है। ऐसे ही बॉटनिकल गार्डन्स में अलग अलग तरीके के जो भी स्पीशीज होते हैं प्लांट्स के, उनको वहां पर ग्रो करवाया जाता है, उन्हें वैसा एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली दिया जाता है जहां से हम उन्हें लेकर आए हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स में हम सीड्स को बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर कर रहे हैं ताकि उनके जीन्स, उनकी वायबिलिटी बनी रहे और फिर हम उन्हें ग्रो करें और उनकी स्पीशीज को जो है एक्सटेंट नहीं होने दें, ठीक है। तो ये हमने एक्स सीतु और इन सीतु कंजर्वेशन के बीच में डिफरेंस देखा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सटिंक्शन किस किस तरीके से होता है, ठीक है। क्या क्या चीजें जिनसे एक्सटिंक्शन होता है। तो पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की हैबिटेट को ही खत्म कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल जितने भी ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अगर हम सारे फॉरेस्ट के पेड़ों को काट देंगे तो उनका हैबिटेट बचेगा नहीं, हैबिटेट ही नहीं बचेगा तो वो रहेंगे कहाँ पर। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लाइक बहुत ज्यादा ठंड हो गई या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बारिश के मौसम में आप देखोगे ये जो भी होल्स होते हैं जिसमें स्नेक्स रैट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो इनके घरों में उन होल्स में पानी भर जाता है और इन्हें बाहर आना पड़ता है। और जब ये बाहर आते हैं तो चांसेस हो जाते हैं कि ये या तो डाई हो जाते हैं, ठीक है, या तो इनकी डेथ हो जाती है या फिर ये कहीं और चले जाते हैं तो ये सफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। तीसरा है इन्वेजिव स्पीशीज। अगर कोई ऐसी स्पीशीज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ है, वाटर बॉडीज में जब वाटर हाइसिंथ को ग्रो किया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से फैलती है जिससे वो पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती है, जिससे नीचे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, उन तक सनलाइट नहीं जा पाती है, जिस वजह से उनकी स्पीशीज को डैमेज होता है, ठीक है, वो उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है इस सिचुएशन से। तो ये इनवेजिव स्पीशीज से भी क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि IUCN एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो कि कंजर्वेशन पे काम करती है प्लांट्स और एनिमल्स की, और इसने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जैसे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है कि जब लगभग वो स्पीशीज खत्म हो चुकी है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि वो जो उसकी नेचुरल हैबिटाट है, ठीक है, अगर वो वहां पर या वाइल्ड में हम उसे रखते हैं तो वहां पर एक्सटेंट होने के उसके ज्यादा चांसेस है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कि एक्सटेंट होने के कगार पर है, एंडेंजर्ड भी जो कि एक्सटेंट होने के लगभग कगार पर है, ठीक है। फिर वल्नरेबल है और नियर थ्रेटेंड है। इन पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस स्टेज पर अगर आप ध्यान देते हो तो इनकी स्पीशीज कंजर्व करी जा सकती है। फिर लीस्ट कंसर्न जिन पे थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसमें जैसे कुछ स्पीशीज है, रो वुल्फ या सर्पेंटिना जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है अकॉर्डिंग टू IUCN, सेंटुलम एल्बम जो कि अकॉर्डिंग टू IUCN वल्नरेबल कैटेगरीज में है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज है जो कि इन कैटेगरीज में प्लेस्ड करी गई है अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 3 ऑफ द पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, जिसमें हमने नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फायरवुड, टिम्बर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा, साथ में एक्सटिंक्शन और IUCN के रूल्स, ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हमने पढ़ा। और ऐसे ही बॉटनीफाइड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें विद द अपकमिंग वीडियोस जो कि आपकी MSc फाइनल ईयर बॉटनी से रिलेटेड आने वाली हैं। ओके, शेयर इट with your friends, with your classmates. Thank you so much. Have a wonderful day.